होगा तब तो सही है। हेलो, श्लोक पुनः एक बार बोल दीजिए, कैसे क्या है? स्क्रीन जा रही है आपके पास? स्क्रीन देखना पड़ेगा। स्क्रीन तो आपके पास है ना? देख रहा हूँ स्क्रीन। हाँ दिख रही, ठीक ठीक। हाँ, तो यही श्लोक हाँ नीचे लिखा है। हाँ समझ में आ गया। अष्टौ स्थानानि बड़ानाम उरय कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिको कोष्ठो च तालु च। लेकिन हम आपको एक नियम बता दे रहे हैं जिसमें और आसान है। हाँ बताइए। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये तो श्लोक है, श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता है तब के लिए उपाय है। जैसे वर्गीय व्यंजन कितने? वर्गीय व्यंजन हम बताए थे 25 वर्ड जब पढ़ा थे 25। तो वर्ग 5 है, वर्ग 5 है ना? का वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग 5 है जी। तो का वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। का वर्ग का कंठ है। देखिए जो यहाँ दिया है उसको आप कंठ करिए। तो उसको हम कंठ कर लिए, एक हो गया वो। चा वर्ग का नाम तो ताल को हम कर लिए। तो आपको यहाँ ये समझना है कि 5 जो वर्गीय व्यंजन है, 25 जो वर्गीय व्यंजन है, उनके जो 5 वर्ग हैं, उनका जो उच्चार स्थान है वह होगा 5। तो वही हो जाएगा, 5 वही हो जाएगा जी। 5 वही हो जाएगा। उसके अलावा एक उर दिया है, एक जिह्वा मूल दिया है, एक नासिका दिया है। आपको वर्गीय व्यंजन के अलावा 3 और याद करना है। श्लोक नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। उर इधर सबसे नंबर 1 पे उर दिया है, देखिए उर, इधर नासिका, इधर जिह्वा मूल। 3 आप अलग से याद करेंगे और 5 वर्गीय व्यंजन के उच्चारण स्थान यही 8 हैं। इसी प्रत्येक वर्ग के अंत में तो अनुनासिक भी होता है, नासिका वाला। क्या? इसी वर्गीय व्यंजन के अंत में अंतिम वर्ण जो होते हैं नासिका वाले होते हैं, तो उसको वहां से याद कर लें। उसमें अलग से भी तो सूत्र था। इस नासिका वाली बात हुई, इसी वर्गीय व्यंजन, हाँ इसी वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण जो होता नासिका वाला हो गया, अनुनासिक। केवल नासिका वाला नहीं अनुनासिक है ना। नियम गणना नाम नासिका च जो सूत्र है वो दिया है ना, चार जो दिया है वो नासिका के साथ मुख्य को करा देता है। यहाँ केवल नासिका है, मतलब अनुस्वार का बोध कराएगा जी। आप जब सूत्र पर ध्यान देंगे तब गलती नहीं होगी, यही गलती हो जाएगी। नासिका के साथ चा भी है, चा नासिका का बोध कराता है, लेकिन इसके पहले मुख भी तो हो चुका था उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें मुख भी है, नासिका भी अंत में है उसमें, तो मुख वाला तो वर्ग कंठ हमारा हो ही गया, अंगा नासिका में जाएगा, मतलब नासिका भी साथ में शामिल है। नहीं अभी नियम गणना नाम जो नियम गणना नाम नासिका च सूत्र कह रहा है, दोनों को इंगित कर रहा है। और शब्द लगा दिया ना कि पहले आपका पंचम अक्षर प्लस और ये रहेगा, वो दोनों को इंगित कर रहा है जी। नासिका भी रहेगा और शब्द लगाने की वजह से वो दोनों को इंगित कर रहा है उसमें। तो उसमें किसी का माई कान है, माइक तो सबका आन है, लेकिन आवाज आ रही है तो थोड़ा सा ठीक, जैसे ये 5 वर्गीय व्यंजन जो थे उनका उच्चार स्थान तो हम बता दिए। 25 वर्गीय व्यंजन थे जिनका 5 वर्ग बना था, उनका उच्चार स्थान कर लेंगे सबसे पहले, प्लस उर, नासिका और जिह्वा मूल, 3 हमको और याद करना है। इसमें जिह्वा मूल और नासिका उधर भी मिला था, जैसे नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चार स्थान केवल नासिका होती है। जो आप पंचम बता रहे हैं उसमें मुख भी शामिल है,
लेकिन अनुस्वार में केवल नासिका। तो देखेंगे जो हम 11 बताए हैं उसमें तो 7 मिल रहे हैं, ये उर बिल्कुल अलग है। तो आप 25 जो वर्गीय व्यंजन है उन 5 वर्गों के उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। 3 आपको और याद करना है। नंबर 1 उर, नंबर 2 जीवा मूल, नंबर 3 नासिका। अब कहीं है दिक्कत? बिल्कुल हो गया। हेलो, उर मतलब क्या है? हेलो, उर का मतलब क्या है? वो तो उरह का मतलब, हाँ, उरह का मतलब तो हृदय है। अच्छा, उर हृदय। हाँ, लेकिन आपको मतलब, हाँ मतलब आपको, हाँ उसका तो हृदय है, जैसे उच्चारण स्थान है तो उसका तो हृदय हुआ। मुख अगर आप कहेंगे तो मुख में तो ये नहीं है, लेकिन अब यहाँ दिया गया है तो आपको उसको पढ़ना है, उसको जानना है। माला, ये बताइए उर का प्रयोग कहीं पे उच्चारण स्थान में कहीं होता है? होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे उच्चारण स्थान तो मुंह ही है, मुंह के विभिन्न अंगों से उच्चारण स्थान होता है। हाँ होता है, लेकिन अब इस पे जब दिया गया है यह पुस्तक मान्य है तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, छोड़िए इसको, टेंशन लेने की उस तरह नहीं। इस पे टीका टिप्पणी से अच्छा, हिंदी में कितने हैं माला? हिंदी में किसमें? हिंदी में हिंदी में शायद 7 है। हिंदी में है, हिंदी में तो हिंदी में 7 ही हिंदी का तो हम शायद हिंदी में 7 ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में 7 ही है। मेरे उर को गायब कर दिया उसने। हाँ, उर को गायब कर दिया गया। तो पारनी शिक्षा से, लेकिन पारनी शिक्षा में जो श्लोक है प्रमाण कहीं मांगेगा तो आप इसी को देंगे ना? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी में 7 ही है। हिंदी में 7 ही जानिएगा आप लोग। ये बिल्कुल सही है, पारनी शिक्षा से ही ये श्लोक लिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अगली अब अगला हम लोगों का टॉपिक है प्रयत्न। अरे माला, कुछ अपने को सीख जाइए। जैसे अगला हमारा टॉपिक है प्रयत्न, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा स्क्रीन को करने में समस्या, भी पता नहीं अभी तक है सही से ही। तो वहीं घुस जाता है, तो पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। उच्चारण तालिका, हाँ बताइए। हाँ, तो जैसे प्रयत्न, अब प्रयत्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यही हमको जानना है। तो प्रयत्न को हम यत्न भी कह सकते हैं। प्रयत्न मतलब विशेष प्रकार से किया गया यत्न, किसी काम को करने में बहुत हमारी लगन, वही प्रयत्न है। काम को करना चाहते हैं वही प्रयत्न है। तो इसकी पर्यायवाची हम कहें तो यत्न भी हो सकता है, प्रयास भी हो सकता है, इस तरह। तो किसी वर्ण को बोलने में जो हम चेष्टा या प्रयास करते हैं वही प्रयत्न है। अब प्रयत्न की संस्कृत में परिभाषा दिया है, यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा, आप देखेंगे यहाँ जो धा दिया है, धा, धा का मतलब प्रकार होता है। यहाँ जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आप कहीं भी पाएंगे तो फिर कर सकते हैं अपने से। यत्नो मतलब यत्न,
द्विधा, द्वि मतलब दो, धा मतलब प्रकार। यत्न 2 प्रकार का होता। यत्न, अच्छा एक चीज ये हमको पूछना था कि कल हम उच्चारण स्थान पढ़ाए तो उसमें पूरा पढ़ा दिए एक ही दिन में, तो समझ में आया था कि समस्या हो गई? अरे पूरा समझ में आ गया था, ज्यादा समझ में आ गया था पूरा से। ठीक है, जैसे समझ में आए तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं, और ज्यादा लेकिन जब नहीं आएगा तो आगे नहीं। ठीक है, 2 बार बताएंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार में परिपाल लोग धीरे समझेंगे, दोबारा दोहरा देंगे तो पुनः समझ में आ जाएगा लोगों को। जैसे ये है कि आपकी समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी समझ में आ रहा है। हम सबसे पूछना चाहते हैं, बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। सबको समझ में आया? ठीक है माला जी, बहुत बढ़िया समझ में आया हमको अभी सुबह कल वाले में। ठीक है, नेटवर्क रहेगा तो फिर समझने में हमको भी इससे दिक्कत होती है। अभी हमको बोर्ड पे पढ़ाना रहे तो वो आनंद कुछ और है, हमको इसमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब इसी से हमको पढ़ाना है। पहले तो हम बुक से पढ़ाते ही नहीं कभी, लेकिन अब यहाँ हमको करना ही है इसी से। चलिए ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि हम बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, ऐसा ना हो कि मतलब नहीं समझ में आया हो। चलिए, तो ये है यत्नो द्विधा। यत्न 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से होते हैं? तो यहाँ इसी सूत्र में दे दिया है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इस तरह दे दिया। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न वो बता दिया गया। अब हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपको भ्रम कहाँ होता है। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है और बाह्य कितने प्रकार का होता है, यही सब आभ्यंतर वाला बाह्य में कर देते हैं, बाह्य वाला आभ्यंतर में कर देते हैं। तो यही हमको समझना। यहाँ हम देखेंगे ये जो लिखा है ना, आभ्यंतर लिखा है। कुछ लोग कहते हैं आभ्यंतर, नहीं आभ्यंतर। सर्वप्रथम तो आप लोग सही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए सही पढ़िए। अगर गलत पढ़ लेंगे तो फिर सही करने के लिए बहुत समय लगाना पड़ेगा। थोड़ा पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। सही पढ़ेंगे वही याद हो जाएगा, लेकिन अगर गलत आपको याद हो गया तो सही करने में बहुत समय लगेगा। याद नहीं कर पाएंगे, फिर गलत ही बोलेंगे। तो आभ्यंतर नहीं है, आभ्यंतर। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न 2 होते हैं। अब आभ्यंतर का क्या अर्थ है? आभ्यंतर का अर्थ है भीतरी। किसी वर्ड को बोलने में मुख के अंदर जो चेष्टा होती है, वर्ड बोलने से पहले, जैसे हमको का बोलना है, अभी हम मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि बस रजाई में मुंह किए हैं तो मुंह से ना बोलना पड़ेगा। आप बोल के देखिए, जैसे हम बोल नहीं रहे हैं, का बोलना है, उसके पहले कुछ प्रयास हो रहा है के अंदर। देखिए, जैसे बोलिए, बोलने का प्रयास करिए, बोलिए मत, बोलिए बाद में। का बोलने से पहले जिह्वा हमारी कंठ के पास गई, वहां सटी तब आवाज निकली ना, तो बोलने से पहले सा प्रयास हुआ। ये जो प्रयास था वही आभ्यंतर था। और जब आप बोल दिए, जब आवाज निकल गई का, तब ये प्रयास बाहर हो गया। उसके पहले भी थोड़ा सा प्रयास हुआ था, जीभ उठी थी, यहाँ से कंठ के पास गई थी, तो बोलने से पहले का प्रयास आभ्यंतर प्रयास है। और जब आवाज निकल गई तो ही बाह्य प्रयास, बाह्य प्रयत्न है। तो आपको ये नहीं आएगा प्रश्न कि आभ्यंतर क्या है, बाह्य क्या है, ये नहीं आएगा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं हम बता दिए आपको समझने के लिए। प्रश्न इस तरह से केवल होगा, यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि यत्नो दुधा, हो सके तो संस्कृत सूत्र ही याद करिए, छोटा रहेगा, आपको ज्यादा काम का रहेगा। जैसे यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक में दे दिया है,
बहुत छोटा सा है और ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं है, याद भी हो जाएगा। तो आप मुंह खोलिए। याद हो गया। टीचर बनना है तो मुंह खोलना बनना है तो मुंह खोलना है, मुंह बंद करके कोई जी ठीक है। तो अब एक चीज हम बता दें, अब ये आभ्यंतर और बाह्य हो गया। अब हमको जानना है कि आभ्यंतर कितने प्रकार का होता है, बाह्य कितने प्रकार का होता है। तो ट्रिक तो हम बताते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते जो आप भूल जाएं। ऐसी ट्रिक हम देते हैं कि उस जैसे आभ्यंतर हम लिखें तो ये तो शब्द जब पूछेगा तो आपके सामने शब्द आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। आभ्यंतर लिखा मिलेगा ना जी। तो ट्रिक हम इसी शब्द से देंगे, जैसे हाँ मिलेगा। आभ्यंतर हम लिख दिए, आभ्यंतर हम लिख दिए जी। देखिए ट्रिक इसी शब्द से देंगे ताकि आपको समस्या ना हो। आ एक शब्द है, आ या एक शब्द है, रा एक है जी। ये दोनों देखिए आधा आधा है जी। इसको भी निकाल लेंगे, आधा आधा पूरा है तो 1 2 3 4 5 अंदर कितने होते हैं? 5। तो जब पूछेगा आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं तो आभ्यंतर तो आपके साथ हमेशा रहेगा लिखा ना। यस। बनाइए कि ऐसा पूछे वो शब्द आपके साथ आ जाए, उसी शब्द से जोड़ के ट्रिक बनाइए। अलग से बनाएंगे तो भूलने की संभावना है। अब तो ये नहीं भूलेगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसी तरह करेंगे कि हम कैसे बताए थे, इसी तरह निशान लगा लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आधा आधा मिलके 1 हो गया। अब गिन लेंगे 1 2 इसी तरह अपना 3 4 5 मतलब अब ये तो नहीं भूलेगा ना। नहीं। हेलो हाँ आवाज आ रही है, बताइए। अब आभ्यंतर आपको पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5। अब हमको केवल पता करना है कि वाह कितने प्रकार के होते हैं। वाह इसको 2 तरह से लिखा मिलता है। ये वाह है 2 तरह से लिखा मिलता है, कहीं कहीं बा भी मिल जाता है, इस तरह का भी बा, और कहीं कहीं जैसे इस तरह भी मिलता है और कहीं कहीं वाह भी लिखा मिलता है। तो हमसे वाह और बा को हमको नहीं देखना है। अब देखिए 2 तरह से कर सकते हैं। एक आभ्यंतर तो 5 हो गया, तो ये 5 11 इनका विभाजन है तो अपने आप 11 हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हैं। एक यह भी उपाय है। अभी मान लीजिए कि हमको बा लिखना है, अब इस तरह हम लिखे बा। अब यहाँ देखिए डबल पाई लग रही है, तो अगर हम इसको मिटा दें, इसको मिटाएं, केवल इसको मिटाएं तो क्या बचा? 11 बचा। वाह कितने प्रकार के होते हैं? 11। इस तरह भी हम कर लेंगे, इस तरह भी कर लेंगे कि आभ्यंतर जब 5 होंगे तो एक का जब हमको निश्चित रहेगा कि 5 होता है तो वाह उस तरह भी हम कर लेंगे 11। जैसे एक जब निश्चित हो जाएगा कि 5 होता है तो दूसरा अपने आप कर लेंगे। अब इनके प्रकार हम समझ लिए। अब इनके प्रकार जब हम समझ लिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब आभ्यंतर प्रयत्न दो के हो, आभ्यंतर और बाह्य। चालू हो गया। हम आभ्यंतर प्रयत्न को जान लिए 5 प्रकार का होता है। आवाज आ रही है किसी की। और बाह्य को जान लिए कि 11 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न तो ये आभ्यंतर के जो 5 प्रकार हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये हमको जानना है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ने के लिए को गढ़ विचार जो हम पढ़ाए थे याद रखना जरूरी है। तो वो याद रहेगा तो ये सारा है, तब कुछ करना ही नहीं है। अगर नहीं याद है तो समझने में कठिनाई। अब देखिए 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न है कौन से हैं। नंबर 1 अस्पृष्ट, नंबर 2 ईषद अस्पृष्ट, नंबर 3 विभेद और अस्पृष्ट, ईषद विभेद और संवित 5 होते हैं। अगले पेज में और है तो हम अभी कर देंगे। अभी एक एक बताएं। 5 हैं तो केवल अस्पृष्ट को भी समझिए। आभ्यंतर प्रयत्न में पहला जो प्रकार है अस्पृष्ट मतलब क्या होता है। उधर हम जब व्यंजन का विभाजन कर रहे थे तो उसमें बताए थे स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है ना, स्पर्श व्यंजन भी बताए थे कि का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श लाते हैं। कायो मावसाना स्पर्शा। अगर जिसको वह सब जानकारी हो गई है, वहां व्यंजन का विभाजन जो समझ लिए हैं, स्वर का विभाजन समझ लिए हैं, तो यहाँ हमको समझने में कोई समस्या नहीं हुई। तो उधर सूत्र था जब हम वर्ग विचार पढ़ाए थे, कादयो मावसाना स्पर्शा। का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। उधर परिभाषा थी स्पर्श की। स्पर्श का मतलब होता है छूना, और यहाँ जो दिया है स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ, जो पहले से छू लिया गया है वही स्पृष्ट है। दोनों चीज देखेंगे तो एक ही है, दोनों चीज एक ही है। तो अगर हम स्पर्श के स्पृष्ट को समझ लिए। अब स्पृष्ट की परिभाषा है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शनम। तो अगर आप स्पर्श को समझे हैं तो स्पृष्ट समझना मुश्किल नहीं है। इसकी परिभाषा है कादयोः मावसाना स्पर्शा। का से लेकर माँ तक के वर्ण, ये जो कादयोः मावसाना स्पर्शा है, इसकी हम व्याख्या करके बताए थे। जैसे कादयो माँ वसाना स्पर्शा, यही वर्ड था। फिर से कर दे थोड़ा सा। पहले स्पर्श को बता दें, अगर याद है तो तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग तब नहीं थे, जो लोग अब हैं, तो समझने में दिक्कत होगी। कादयोः, ये स्पर्श की परिभाषा बता रहे हैं हम। अभी स्पर्श की बता रहे हैं। स्पर्श समझ लेंगे तो स्पृष्ट समझ लेंगे। कादयोः माँ वसाना स्पर्शा, यह यही बताता है। यहाँ देखेंगे का लिखा है ना, का इधर आदयो है। का आदि का मतलब प्रारंभ, आ का मतलब प्रारंभ। का प्रारंभ में हो, माँ का मतलब माँ वर्ण, अवसान का मतलब अंत। अब जब हम ककहरा पढ़ेंगे तो वहां का से लेकर माँ तक के वर्ण आते हैं, और वर्ण आते हैं, लेकिन का से लेकर माँ तक के भी आते हैं, जो 5 अक्षर के होते हैं, जिन्हें वर्गीय व्यंजन हम कहते हैं।
तो वही है। जी। हेलो। सुरेश सुरेश जी। हेलो। 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 मेरी आवाज लग रहा है नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, कोई बता दे। हेलो।